नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर और आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। आपका डॉक्टर में आज बात अस्थमा, साइनस और सांस से जुड़ी बीमारियों की करेंगे। आपको बता दें कि साइनस और अस्थमा बेहद ही खतरनाक बीमारियां हैं, जिसकी वजह से मरीज को काफ़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये सांस से जुड़ी बीमारियां आमतौर पर वातावरण में खतरनाक प्रदूषण की वजह से भी हो सकती हैं। आपको ऐसे में सचेत रहने की ज़रूरत है। सुरक्षा के तमाम मानकों को जानने की ज़रूरत है। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट्स भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। सीधे आप उनसे सवाल कर सकते हैं और इन समस्याओं पर समाधान ले सकते हैं। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं अहम चीज़ों पर जो सरकार की तरफ से योजनाएं की जा रही हैं। आज अस्थमा, साइनस और सांस से जुड़ी हुई बीमारियों की बात हम करेंगे, क्योंकि बदलते पर्यावरण और बदलती जीवन शैली की वजह से ये समस्याएं सामने आती हैं। लोगों को श्वास की बीमारी होने का खतरा भी बढ़ जाता है। अक्सर देखा जाता है कि लोग लगातार काम की वजह से छोटे छोटे लक्षणों को इग्नोर करते हैं और बड़ी बीमारी के शिकार हो जाते हैं। साइनस की बीमारी देखा जाए तो सामान्यतः सर्दियों में ही शुरू होती है और ये धीरे धीरे बड़ी समस्या बन जाती है। वायरल इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से साइनस की समस्या होती है। इन्फेक्शन हो जाए तो ये खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन हरियाणा सरकार की बात करें तो मनोहर सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। सरकार पूरी तरह से सौगात जो है स्वास्थ्य सेवाओं की लोगों तक पहुंचा रही है, जिससे कि आम जनता को कोई परेशानी ना हो। आपका डॉक्टर में सांस से जुड़ी हुई बीमारियों पर ही हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस कार्यक्रम में हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। आप सीधे उनसे सवाल कर सकते हैं। हमारे साथ नंबर पर कॉल कर आप जुड़ सकते हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा, हमारे साथ हैं डॉक्टर लवलीन मंगला हैं, कंसल्टेंट हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर मनीषा मेहंदीरत्ता हैं, वरिष्ठ सांस रोग विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैम आपका भी और सर आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समय निकालने के लिए। थैंक यू। सब जी, सबसे पहले मेरा सवाल है डॉक्टर लवलीन आपसे है कि सांस की बात की जाए तो सांस से कई तरीके की समस्याएं हो जाती हैं, लोगों में रोग देखे जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं, जैसे कि आज हमने साइनस की बात की है, तो साइनस कैसे होता है, मरीज़ को किस तरीके से प्रॉब्लम होती है और मतलब इसका अगर बात की जाए तो ये बीमारी आखिर है क्या? कुछ बेसिक रूट एंड कॉज अगर आप दर्शकों के साथ साझा कर पाएँ। जी, सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि साइनस होते क्या हैं। साइनस जो है एक नॉर्मल स्पेसेस होते हैं जो हमारे जी। इसमें जो स्पेसेस कुछ एयर स्पेसेस बने हुए हैं जी। वो ताकि हमारी बोन्स को थोड़ा सा हल्का रखने के लिए, ताकि वो दिमाग के ऊपर एकदम से प्रेशर न डाले। हम्म। तो ये स्पेसेस नॉर्मल स्पेसेस होते हैं साइनस के। जी। इनमें कभी भी कोई अगर पस या कोई पानी इकट्ठा हो जाए या कोई सूजन हो जाए, उसकी वजह से बेसिकली डिजीज को कहते हैं साइनोसाइटिस। इसकी वजह से लोगों में बार बार जुकाम होना, नाक बंद रहना, पीछे कई बार कुछ लोगों को जब बहुत सीवियर हो जाता है तो गले में ऐसा लगता है ऊपर से कुछ गिर रहा हो, जैसे बल्कि का। जी। और सर बहुत कॉमन है। हम्म। ज्यादातर कई मरीजों में जैसे सुबह उठते ही सर दर्द होगा, फिर धीरे धीरे कम होता है। जी। कई लोगों के अगर बहुत सीवियर हो तो फेस पे स्वेलिंग और वो सब भी शुरू हो जाता हम्म। है। ये एक एलर्जी की वजह से बहुत कॉमनली देखा जाता है। इसके कई और कारण भी हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज जो हमें आजकल देखने को मिलता है वो एक एलर्जी, ये पॉल्यूशन की वजह से, जी। इसकी वजह से बहुत होता है। जी। इसके लिए हम लोग कुछ मेडिकेशन जैसे स्टीम बहुत रिकमेंड करते हैं। हम्म। कुछ और एंटी एलर्जिक मेडिकेशन हैं, ऐसे कि कुछ फ्रेंड्स और ऐसे करके दवाइयाँ होती हैं। और कुछ हम कभी नाक के स्प्रे भी देते हैं ताकि इनका रास्ता खुले और ये जो है वो निकले। बहुत जी। सीवियर केसेस में ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है, हम्म। लेकिन वो थोड़ा सीवियर केसेस है। जी। डॉक्टर लवलीन जिस तरीके से बता रहे थे, डॉक्टर मनीषा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई पेशेंट लंबे समय से साइनस की समस्या से जूझ रहा है तो उसका उचित उपचार क्या है? क्या पूरी तरह से साइनस खत्म हो जाता है या फिर ये परसिस्ट रहता है लॉन्ग टाइम तक? थोड़ा सा बता पाएँ सर?
देखिए, साइनसाइटिस जैसे डॉक्टर लवलीन ने बताया मोस्टली एलर्जी की वजह से होता है, और अगर कोई एलर्जिक है तो रिपीटेडली ये साइनसाइटिस होता रहता है। सो अगर साइनसाइटिस को हम ऐसे भी डिवाइड करते हैं कि या ये एक्यूट हो सकता है या क्रॉनिक। सपोज एक्यूट है, फर्स्ट टाइम हुआ है, एलर्जी या किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से, तो डेफिनेटली ये रिवर्सिबल है मेडिसिन से, कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से। लेकिन अगर ये क्रॉनिक साइनसाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है तो यूजली सीजन चेंज होने में या वायरल इन्फेक्शन होने में या उस एलर्जन के सामने आने से ये फिर से प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो इसमें लंबे समय के लिए दवा चल सकती है, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, कुछ स्टीम इनहेलेशन है, प्लस एलर्जन अवॉइडेंस जो मेन हमारा कॉज है, उसको ट्रीट करने से हम कुछ हद तक साइनसाइटिस को कंट्रोल कर सकते हैं। जी मैम, आपसे यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूँगा, एक और सवाल के साथ आपके पास आऊँगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से, उनका सवाल ले लेते हैं, उनकी समस्या क्या है। अमित जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अमित, स्वागत है, सवाल करिए अपना। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, मेरा सवाल ये है कि मैं अगर मास्क लगा लेता तो मेरी सांस फूलने लग जाती है मैम। क्या दिक्कत है? मैं मास्क नहीं लगा पाता ज़्यादा टाइम तक। देखो, डेफिनेटली मास्क लगाने से थोड़ा सा ब्रीदिंग अनकंफर्टेबल हो सकती है, स्पेसिफिकली जिन पेशेंट्स को ऑलरेडी जिनकी लंग कैपेसिटीज कॉम्प्रोमाइज हैं, उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा लग सकती है। सो अगर कोई स्मोकर है जिसको एलर्जी की हिस्ट्री है, एस्थमा है या साइनसाइटिस है, जिनका एयरवे किसी भी वजह से कॉम्प्रोमाइज है, उनको प्रॉब्लम रह सकती है। सो आपको एक बार अपने लंग फंक्शंस असेस करवाने चाहिए, और जितना भी हो सके आप इसको अवॉइड मत करिए, इवन इफ यू फील अनकंफर्टेबल, बट मास्क इस स्टेज पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं अमित, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा जिस तरीके से डॉक्टर मनीषा ने बताया। डॉक्टर लवलीन, मैं आपसे यहाँ पर यह जानना चाहता हूँ कि साइनस के लक्षण क्या होते हैं, और मतलब बात की जाए तो साइनस में किस तरीके की सावधानियां बरतनी चाहिए अगर कोई पेशेंट है साइनस से? तो जो इनके जो लक्षण होंगे हम पहले भी थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं जी। बार बार जैसे डॉक्टर मनीषा ने बताया कि क्रॉनिक जिस तरह के होते हैं, हाँ जी, या बार बार जो एपिसोड्स आते रहते हैं उनको जी, तो उसमें बुखार आना, बार बार सर दर्द होना, नाक बंद, नाक के पानी आना, और कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाए तो पीछे गले की तरफ ऐसा कुछ लगना कि ऊपर नाक में से कुछ गिर जाए, जिसको बहुत फेमस PND पोस्ट नेजल ड्रिप कहते हैं। इसमें कॉमन लक्षण हो गए। जी। दूसरा कि इसको जो बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कि अगर किसी को जैसे क्रॉनिक सिम्टम्स हैं जो एलर्जी वाले ज्यादातर पाए जाते हैं, उनमें जितने मौसम होता है कई बार उसमें चेंजेस होने में लोगों को परेशानी होती है, जैसा कि आजकल एक मौसम चल रहा है, उसमें अगर एक मास्क आगे जब हमारा कोरोना और ये सब काल भी खत्म हो जाएगा तो उसमें ये मास्क पहन के रख सकते हैं जिन लोगों को ऐसी दिक्कत हो सकती है, ताकि जब वो बाहर जाए खासतौर पर, ताकि एलर्जी की इन चीजों से बच सकें। टीम इन चीजों में बहुत हेल्प करती है, टीम 2 बार ले सकते हैं, वो बहुत हेल्प करेगी। और अगर तो ऐसी समस्या बार बार होती है तो आप पहचानें कि आपको कौन से सीजन में ऐसी दिक्कत हो रही है, उस समय के लिए आप अपने डॉक्टर से एक ठीक से एक एडवाइस ले लें या उनसे एक बार मिल लें। ऐसा ना जब दिक्कत, लोग यूजली हमारे पास जो मरीज आते हैं वो आते हैं कि उनको दिक्कत बहुत ज्यादा हो चुकी है, वो 2-3 महीने 1-2 महीने पूरी सारी मेडिकेशन सब कुछ कभी कुछ सबको ट्राई कर चुके होते हैं, जब थक हार के इसको फिर कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल। जी, बिल्कुल सही बात बताई आपने डॉक्टर लवलीन, जिस तरीके से आप बता रहे हैं ये तमाम प्रिकॉशंस लोग रख सकते हैं। डॉक्टर मनीषा, मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या साइनस और अस्थमा के टर्म को कुछ समझा पाएँ आप, क्योंकि दोनों ही सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, दोनों ही सांस से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो साइनस के बाद क्या पेशेंट्स को अस्थमा होने का खतरा रहता है, या फिर ये दोनों टर्मिनोलॉजी एक ही होती हैं? नहीं, दोनों टर्मिनोलॉजी एक नहीं है। अगर हमारे साइनसेस जो कि हमारे नाक या फेस पे होते हैं, अगर उसमें हमारे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, तो उसको हम साइनसाइटिस कहते हैं। लेकिन अगर यही इन्फ्लेमेशन हमारे लंग्स में जाती है, सांस की नली से लंग्स के अंदर जाती है, तो हमें उसमें को ब्रोंकाइटिस या रिपीटेड एपिसोड को एस्थमा कहते हैं। तो डेफिनेटली दोनों की इटियोलॉजी मतलब वजह सेम हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, एंड अल्टीमेटली अगर साइनसेस ज्यादा इन्वॉल्व है तो इट कैन लीड टू ब्रोंकाइटिस, बट ऐसा नहीं है, सेम टर्मिनोलॉजी नहीं है, एंटायरली डिफरेंट है, साइट इन्वॉल्व डिफरेंट है, सिम्टम्स भी बहुत हद तक डिफरेंट होते हैं, और साइनसाइटिस से
एस्थमा प्रोग्रेस नहीं करता है, ये सिर्फ जो जो जगह पे इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होती है उस हिसाब से इनको कैटेगराइज किया जाता है। जी, बिल्कुल सही बात है मैम। जो आपने बताया कि दोनों ही टर्म अलग-अलग हैं। ऐसे में जो एक सीज़न चेंज हो रहा है, जिस तरीके से सर्दियाँ भी आ रही हैं, तो आपसे ये भी जानना चाहूँगा मैं कि डॉक्टर लवलीन के पास भी आऊँगा, लेकिन मैम आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगा कि सर्दियों का क्या कुछ असर होता है? और अगर होता है तो उससे बचाव के लिए लोगों को सिर्फ जिस तरीके से आपने बताया भी कि मास्क का यूज़ कर सकते हैं, सर्दियों से अगर इस मौसम में अगर ज़ोर पकड़ता है साइनस या इस तरीके के सांस से रिलेटेड समस्याएं, तो उससे लोग अपना बचाव कैसे करें? देखो, सर्दियों में दो रीजन हैं। एक तो हमारे इनिशियली चेंज ऑफ सीजन में वायरल इन्फेक्शन थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं, चेंज ऑफ टेम्परेचर रहता है, प्लस सर्दी ज्यादा आने पे स्मोक या जो हमारी पराली जलती है या जो सब वजह है जिस वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है, वो फॉग के साथ कंबाइन करके स्मॉग बनाता है। ये सब छोटे पार्टिकल्स हैं जो लंग्स में अंदर तक जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, और जो लोग जिनको सांस लेने में ऑलरेडी प्रॉब्लम है या जो अस्थमा से सफर कर रहे हैं, उनकी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सो जो लोग ऑलरेडी एलर्जन है उनको पॉल्यूशन वाली साइट्स पे जाना या जहाँ कुछ जल रहा है, तेज परफ्यूम, इन सब से दूर रहना है, मास्क का प्रयोग करना है। और अगर वो अपनी किसी इनहेलर थेरेपी या किसी एलर्जिक एंटी एलर्जिक मेडिसिन पे हैं, तो इस समय उनको ध्यान रखना है कि उनको ये सब जरूर कंटिन्यू करनी है। और अगर ये सिम्टम्स बढ़ते हैं तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है, सो दैट इफ देयर इज एनी चेंज ऑफ ट्रीटमेंट या डॉक्टर ये समझे कि वो ट्रीटमेंट को बढ़ाना चाहता है, स्टेप अप करना चाहता है, तो हम इमीडिएटली कर लें। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि स्टेप अप करना चाहिए, चीज़ों को लेकर आगे आना चाहिए। डॉक्टर लवलीन, यहाँ पर एक सवाल ये है कि साइनस की जिस तरीके से हम आज बात कर रहे हैं और सांस से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनके लोग आमतौर पर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता की कमी रहती है। कई बार लोग पहचान नहीं पाते कि उनको सांस की प्रॉब्लम है। जैसे घर में ओल्ड एज लोग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो कई बार पेरेंट्स भी नहीं पहचान पाते कि उनके बच्चों को एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, और उनको लगता है कि बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत का भी उनको पता नहीं लग पाता। ऐसे में वो लोग क्या करें जो इस चीज़ को लेकर अवेयर नहीं हैं, और कैसे इस तरीके की अगर समस्याएं होती हैं तो छोटे बच्चों में रोकथाम की जा सकती है? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। मैं तो ये कहूँगा जो अवेयर नहीं, उनके लिए जो हम ये जो एक न्यूज जो माध्यम है, जो आपका एक जर्नलिस्ट का जो एक है, इसमें एक रोल बहुत इम्पोर्टेंट है कि उन लोगों से हमें कनेक्ट होना डायरेक्टली कि भाई ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं, और जो हमारी दिक्कतें हैं, इस तरह की और भी चीजें होनी चाहिए, चाहे आर्टिकल्स हो गए, चाहे न्यूज मीडिया हो गए, कुछ भी। कई लोगों को होता है कि कभी कभी मौसम बदलने से हमेशा उनको खांसी होती है, और बहुत लोग इसको बहुत ही कॉमन यूजुअल मानते हैं। हाँ, हमें खांसी तो होती है, हमें थोड़ी दिक्कत होती है, बट जैसे ही कहीं ना कहीं ये थोड़ी बहुत सांस की दिक्कत होती है, क्योंकि खांसी हो रही है तो कहीं ना कहीं लंग्स में या कहीं पे आपको सूजन हो रही है, उसकी वजह से परेशानी हो रही है। और कोई चीज अगर आपको बार बार होती है, रिपीटेडली हो रही है, तो उस चीज से उसके बारे में जांच पड़ताल करना कि क्या है और क्या नहीं है, और उसका ठीक से इलाज करना जरूरी है। कभी एक दो बार खांसी, कभी मौसम बदलने, कुछ थोड़ा बहुत कभी कभी साल में मुझे भी हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई दिक्कत है। लेकिन हाँ, बार बार अगर मुझे कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे सोचने की जरूरत है कि ये दिक्कत क्यों हो रही है और उसका आगे क्या किया जाए। कई लोगों को देखा है कि थोड़ा सा छाती में दर्द होगा, जकड़न सी होती है, उनको लगता है कि वो पूरी तरह से अपना काम नहीं कर पा रहे। लेकिन थोड़ा सांस की दिक्कत होती है, यूजुअली लोग हार्ट के बारे में, उसके बारे में बहुत ज्यादा जल्दी सोचते हैं, और वो एक बार इसको कराया है, इसको करा लेंगे, उसके बाद ठीक है। लेकिन ये हमने कोविड में भी देखा, और उसके बाद भी मैं कहूँगा कि सांस की दिक्कत लंग्स से भी हो सकती है, हार्ट की वजह से भी। अगर हार्ट की वजह से नहीं हो रही है तो आपको लंग्स के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से हमारा पॉल्यूशन और ये सब बढ़ रही है, इस बारे में हमें सोचना जरूरी है कि आगे बीमारियां और भी बढ़ सकती हैं, और हम पॉल्यूशन और इन सब चीजों को भी थोड़े सतर्क रहें। और अगर हम कुछ ऐसी जगहों पे जा सकते हैं, रह सकते हैं जहाँ पे पॉल्यूशन कम है, या हम कुछ इस बारे में सोच सकें कि पॉल्यूशन को कैसे कम करें, मास्क लगा के रखें, आगे भी कोविड खत्म हो जाएगा उसके बाद भी, तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कुछ एक्सरसाइजेज भी होती हैं कि आपकी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं उनको हम ठीक तरीके से करें। और जैसा कि मैडम ने बताया कि जो हम अपनी कुछ पेशेंट जो पहले से ही एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस पे हैं और वो है, वो ठीक से उनका यूटिलाइजेशन अपने करते रहें, खास करके जब उनको ये सीजन चेंज होता है। बिल्कुल सही बात आपने बताई है सर। डॉक्टर लवलीन, यहाँ पर मैं आपके पास ही आऊँगा एक सवाल के साथ। हमारे साथ इस बीच एक दर्शक जुड़ गए हैं, जितेंद्र पांचाल हैं रोहतक से, उनका सवाल लेते हैं सर, रिएक्शन आपसे चाहूँगा। जितेंद्र, स्वागत है, अपना सवाल करिए।
सर नमस्कार। जी। सर जब से सर्दियों का सीजन शुरू हुआ है तब से मेरे को ना जुकाम ज़्यादा हो रहा है। जुकाम हो रखा है और है ना नाक पे हल्की हल्की सूजन भी है हम्म, और सांस लेने में तकलीफ हो रही है, हल्की हल्की, ज़्यादा तो नहीं हो रही। जैसे सो के उठता हूँ या सो के थोड़ी रात में थोड़ी ज़्यादा हो रही है। जी। के सर साइनस के लक्षण हैं ये लक्षण बिल्कुल है ये। इसके बारे में एक बार अपने किसी डॉक्टर को जरूर दिखाइए, क्योंकि सूजन और ये सब हो रही है, आपको कुछ एंटीबायोटिक्स और कुछ एंटी एलर्जिक की मेडिकेशन देने की जरूरत है। और अगर सांस की दिक्कत हो रही है तो लंग्स की भी आपको, जैसे अभी हमने पहले भी डिस्कस किया कि अस्थमा तो नहीं है, उस बारे में भी आपको सोचने की जरूरत है। जी। क्योंकि सांस की दिक्कत नाक बंद होने से भी हो सकती है और अस्थमा की वजह से भी हो सकती है। उस बारे में भी आपको इवैल्यूएशन कराने की जरूरत है। और जैसा कि आपने बताया कि मौसम बदलने में आपको दिक्कत ज्यादा होती है, तो लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये दिक्कत पहले भी रहती है। तो ये जी। क्रॉनिक दिक्कत है, इसके ऊपर बार बार ये दिक्कत हो रही है। इसका इलाज लीजिए, लगातार लीजिए, थोड़ा परमानेंटली लीजिए, हल्के में मत लीजिए। बाद में आपको जैसी उम्र ढलेगी और समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। उम्मीद करते हैं जितेंद्र, जिस तरीके से डॉक्टर लवली ने आपको बताया, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इस बीच एक और दर्शक है डॉक्टर सर, उनके पास जाएंगे हम। धीरज है हमारे साथ, फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। धीरज, स्वागत है आपका खबरफास्ट पर, अपना सवाल करिए। जी धीरज जी, आवाज़ आ रही है आपकी, अपना सवाल करिए। जी जी। हेलो। हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है धीरज जी, अपना सवाल करिए। हाँ जी जी। धीरज जी, आपको आवाज़ आ रही है? कुछ आप पूछना चाहते हाँ जी, हैं हाँ इस जी, हाँ कार्यक्रम जी। में, तो पूछिए, अपना सवाल रखिए। ये डॉक्टर साहब, मेरे गले में सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हेलो। हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है डॉक्टर लवलीन। हाँ जी। हेलो डॉक्टर नवनीत जी। हाँ जी, बताइए बताइए। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बताइए। ये सर मेरे सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम है ये? सांस लेने में दिक्कत आ रही है, और क्या है, मौसम बदलने में आपको कोई दिक्कत होती है? धीरज जी नमस्कार। जी जी नमस्कार। ये आपको मौसम बदलने में थोड़ी दिक्कत ज्यादा होती है इस समय ऐसे? जी जी। आपको ये थोड़ा अस्थमा हो सकता है, ये जैसे कि आपको एक बार डॉक्टर से मिलिए अपने, और वही आपको इस बारे में बताएंगे, क्योंकि आपको एक बार चाहती पे टेस्ट लगा के भी देखा जा सकता है कि भाई आपको दिक्कत अस्थमा की है कि नहीं है। पर जिस तरह आप मुझे बता रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको अस्थमा की दिक्कत है। धीरज जी, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। अगर आपको बदलते मौसम में, जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है, स्मॉग की समस्या भी दिल्ली एनसीआर में देखी जा रही है, हरियाणा में भी देखी जा रही है, तो ऐसे में आप सतर्क रहें और डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, जिस तरीके से डॉक्टर लवली ने बताया। मैं आना चाहूँगा डॉक्टर मनीषा आपके पास। सेल्फ मेडिकेशन कई बार लोग करते हैं, खतरा रहता है सेल्फ मेडिकेशन का। सांस के मरीजों के लिए सेल्फ मेडिकेशन करना क्या ठीक है, या फिर उसका खतरा आने वाले समय में बढ़ सकता है? देखो, अगर आपको पता है कि आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, कि चाहे आपको एक कार्डियक डिजीज है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या आपको एस्थमा है, और आपको अपनी मेडिसिन पता है, उसकी डोज को आप थोड़ा बहुत कुछ हद तक वो चेंज कर सकते हैं सेल्फ मेडिकेशन के रूप में। लेकिन अगर आपको अपनी बीमारी की इटियोलॉजी नहीं पता, क्योंकि सांस की दिक्कत हार्ट के पेशेंट्स में भी हो सकती है, लंग्स के पेशेंट्स में भी हो सकती है, जनरल सिस्टेमिक डिजीजेस की वजह से भी होती है, तो अनटिल अनलेस हमें कोई वजह नहीं पता हो तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। क्योंकि सपोज हार्ट की प्रॉब्लम है और आप उसको एलर्जी की दवाई देके बढ़ाएं तो चीजें कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं। बिल्कुल सही बात है मैम, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं मैम। मैं आपके पास आता हूं, मुझे क्षमा चाहूँगा, थोड़ा सा रोक रहा हूं मैं आपको, क्योंकि दो दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दोनों के सवाल ले लेते हैं। तालिफ हमारे साथ हैं, एक दर्शक हैं। तालिफ, स्वागत है आपका, सवाल करिए। हाँ जी सर। सर मेरे को 1-1.5 महीने से ना ब्लड इन्फेक्शन दिक्कत हो रही है। डॉक्टर मनीषा, क्या दिक्कत हो रही है आपको? एक बार सवाल दोहराइए अपना। ब्लड इन्फेक्शन हो रहा है मेरे को, और मेरे को फीवर चढ़ता उतरता है। डॉक्टर मनीषा, कुछ सजेस्ट कर पाए? तो आपको कुछ ब्लड से रिलेटेड टेस्ट कराने पड़ेंगे कि जो फीवर है उसकी वजह क्या है। ब्लड में इन्फेक्शन है, बट किस तरह का इन्फेक्शन है, टाइफाइड है या और कोई इन्फेक्शन है, और जब तक कि हमें कॉज नहीं पता चलेगा, वजह नहीं पता चलेगी ब्लड इन्फेक्शन की, उसको हम ट्रीट भी नहीं कर पाएंगे।
तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशंस डॉक्टर से मिलें, पूरी इन्वेस्टिगेशंस कराएं और ब्लड इन्फेक्शन का रीजन ढूंढें, तभी हम उसको ट्रीट कर पाएंगे। जी, उम्मीद करते हैं तालिफ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मैम, एक दर्शक और हमारे साथ हैं, अमित है एनआईटी से। उनके सवाल के साथ ही मैं आपके पास आना चाहूँगा। अमित, स्वागत है, अपना सवाल करिए। जी मैम, मेरे छाती में बहुत तेज दिक्कत हो रही है, सांस लेने में बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सांस लेने में सोच लो, सांस तो ले भी नहीं रहा है। जी, तो अमित, अगर आपको ये प्रॉब्लम हर सीजन में होती है और तो हम इसको एस्थमा से रिलेट कर सकते हैं, एलर्जी से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये पहली बार हो रहा है तो इसमें हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि बताया, या निमोनिया हो सकता है, या और भी कोई लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, फेफड़े में पानी हो सकता है। तो सिर्फ सांस की दिक्कत बोलने से हम उसको ट्रीट नहीं कर पाएंगे, हमें उसके लिए वजह ढूंढनी है, कुछ इन्वेस्टिगेशंस करानी है। जी। तो अमित, आप इन्वेस्टिगेशंस कराएं, डॉक्टर से कंसल्ट करें अगर सांस की ज़रा सी भी तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये तकलीफ नज़रअंदाज करना आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। डॉक्टर मनीषा, हम सेल्फ मेडिकेशन की बात कर रहे थे और उस पर मैं आपकी कुछ बात आप जो रख रहे थे, प्लीज़ कंटिन्यू हाँ, तो करें। सेल्फ मेडिकेशन जब तक कि हमें अनडायग्नोज्ड रीजंस है, मतलब हमें नहीं पता है कि वजह क्या है सांस फूलने की, तब तक हम अगर सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं तो हम अननेसेसरली अपनी कोई भी बीमारी को बढ़ा रहे हैं। जी, जो पेशेंट्स को कुछ हद तक अपनी प्रॉब्लम्स पता है और उसमें वो थोड़ी बहुत डोज ऑल्टर कर रहे हैं या एंटी एलर्जिक्स ऐड करके कंफर्टेबल हो रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जी, लेकिन अनडायग्नोज्ड न्यू केसेस और बिना पता हुए कोई भी दवा का खाना जानलेवा भी हो सकता है। बिल्कुल मैम। यहाँ पर अमित हमारे साथ जुड़े हैं, वो कुछ और सवाल आपसे करना चाहते हैं। डॉक्टर मनीषा, अमित के पास ही चलते हैं। अमित, अपना सवाल करिए, क्या सवाल हैं आपके? मैम, मेरी छाती में बहुत तेज तो दर्द हो रहा है अभी भी। सांस लेने में इतनी दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा। अमित, मैं आपको वही बता रही हूँ कि सांस लेने में दिक्कत या छाती में दर्द की वजह छाती में पानी हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, हवा हो सकती है, एलर्जी हो सकती है। तो जब तक हमें कॉज या वजह नहीं पता चलेगी तब तक उसको ट्रीट नहीं कर पाएंगे। अमित, अब उम्मीद करते हैं आपको आपके तमाम सवालों का जवाब मिल गया होगा। आप एक डॉक्टर से कंसल्ट करें, जो नियर बाई आपके आसपास, घर के आसपास डॉक्टर हो। आप हॉस्पिटल जाएं, वहां कंसल्ट करें और उम्मीद यही करेंगे कि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। कामना भी यही करेंगे कि आप कंसल्टेशन प्रॉपर लें, क्योंकि किसी भी बीमारी का निदान तभी हो सकता है जब आप प्रॉपर उस बीमारी को डायग्नोज किया जा सके। डॉक्टर मनीषा, आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। जो आप सेल्फ मेडिकेशन की बात को आप बता रहे थे, उसमें आपने बोला था कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, वो खतरे में खतरनाक भी साबित हो सकता है। आपने बिल्कुल ठीक बात की है। डॉक्टर लवलीन के पास मैं जाना चाहूँगा। डॉक्टर लवलीन, जिस तरीके से इनटेक करने की बात आती है कि सीज़न चेंज हो रहा है और सांस की समस्याएं भी हैं, क्योंकि प्रदूषण भी, अभी आपने देखा होगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी कितना खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था। दीपावली की वजह से लोगों ने पटाखे बहुत चलाए, मनाही करने के बावजूद भी लोग उसको लेकर जागरूक नहीं हो पाए और एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ही ख़राब हो गया। ऐसे में खान पान को लेकर क्या सतर्कता बरतनी चाहिए? बाहर के खाने से क्या बचाव रखें? घर में खाएँ तो क्या खाएँ? ठंडी चीज़ खाएँ ना खाएँ, वो थोड़ा सा आप बता पाएँ हमारे दर्शकों को। इसमें जब भी कोई कुछ चीजें रहती हैं, जैसे कोई ठंडी चीजें हो गई, क्योंकि मौसम बदलता है, तो उसकी वजह से कुछ लोगों को इसमें दिक्कतें, एलर्जी की एकदम से बढ़ जाती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर आदमी को बढ़ जाती है, कुछ लोगों को ऐसी दिक्कतें हो जाती है। उन लोग, हमें ये भी जानने की जरूरत है कि जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको किसी चीज से दिक्कतें ज्यादा होती है। जैसे हम बहुत यूज भी मानते हैं कि मैं पेशेंट देखते हैं, मैडम भी देखते होंगे, भी चावल छोड़ दिया हमने, केला छोड़ दिया है हमने, मौसमी ये छोड़ दिया, पर भी हमें दिक्कत हो रही। ये नहीं करता, शायद मुझे चावल से दिक्कत होती है लेकिन दूसरे को नहीं होगी, शायद किसी को ठंडे पानी से होती हो, दूसरे को, कई लोग हैं जिनको परफ्यूम से हो रही है, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं होती। आप पहचानने की जरूरत है किस चीज से आपको एलर्जी ज्यादा होती है। इसमें ये भी जरूरी है कि जैसे मौसम बदला तो उस टाइम आपकी सेंसिटिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, सूजन होती है, उसमें कुछ पॉलन होते हैं। कभी कोई, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनको आज यहाँ दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, उनको दिक्कत होती है, लेकिन वो हिमाचल जाएंगे या कहीं जाते हैं तो उनको दिक्कतें नहीं होती। या सारे मरीज हैं जो बेंगलोर जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे, उनको समस्याएं नहीं होती। आपको करने की जरूरत है कि आपको किस चीज से दिक्कत होती है। खाने पीने के बारे में जरूर हुई, आपको ऐसा खाना पीना है जिससे आपकी इम्यूनिटी और स्ट्रॉन्ग हो, तो आपकी एलर्जिक कंडीशन से लड़ने की ताकत और बढ़े।
उसमें आपके फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, सैलेड्स हो गए, इन सब चीज़ों के ऊपर हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। जी। इनफैक्ट हमारा जो फैट डाइट है, कार्बोहाइड्रेट, उसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं और अपने सब्जी और इन सब चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। डॉक्टर लवली, जिस तरीके से आपने बताया कि हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर लंग्स की बात की जाए तो उससे ये समस्याएं बढ़ जाती हैं, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। कई बार हम ओल्ड एज में ये देखते हैं कि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, अगर 50 प्लस की बात की जाए या 60 प्लस की बात की जाए, तो उसमें क्या होता है कि जब वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो उनकी सांसें फूल जाती हैं, सांस फूल जाती हैं, ज़्यादा दूर नहीं चल पाते हैं। तो ऐसे ओल्ड एज लोगों को, उम्र दराज लोगों को क्या करना चाहिए अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स उनके सामने आती है, तो वो क्या करें जिससे कि वो इस तरीके से वो ये प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाएँ? देखिए, सबसे पहले क्योंकि ओल्ड उसमें दोनों ही दिक्कतें हो सकती हैं, हार्ट की दिक्कत होती है, लंग्स की भी दिक्कत होती है। जी। अगर हार्ट का और ये सब आपका ट्रीटमेंट ठीक है, लंग्स के बारे में कुछ नेबुलाइजेशन होते हैं, कुछ इनहेलर्स होते हैं और कुछ एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस होती हैं, जिससे डेफिनेटली पेशेंट अगर उसको लंग्स की दिक्कत है, जैसे अस्थमा की दिक्कत है, तो उसमें बहुत आराम मिलता है। जी। कम से कम अपना पूरी तरीके से काम, अपनी एक होती है क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि मैं अगर जी रहा हूँ, मैं अगर मुझे 2 सीढ़ी मिली, मेरी उम्मीद है कि मेरे से 3 सीढ़ियाँ 4 सीढ़ियाँ मेरे से चढ़ी जा सकती हैं आराम से, बिना सांस फूले, इतना मैं अपना काम कर सकूँ, मेरे को कोई बैंडिंग ना हो, यार मेरी सांस फूल रही है, मैं ये नहीं कर पा रहा और वो नहीं कर पा रहा। और बहुत लोग ये भी होते हैं कि इनहेलर से आग बन जाती है, इनहेलर से ये हो जाता है। क्या शुगर की आप दवाई नहीं लेते? क्या आप बीपी की आप दवाइयाँ नहीं लेते? आप इन सब की भी तो दवाइयाँ लेते हैं, क्या उनकी आदत नहीं पड़ती है? अगर आपको कोई दिक्कत है तो थोड़े टाइम के लिए अगर कोई आपको दवाई लेनी पड़ी तो क्या समस्या है? जी, डॉक्टर लवलीन, यहाँ पर बिल्कुल सही आपने बताया है। यहाँ पर सर मैं आपको रोकना चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा उसके लिए, क्योंकि एक दर्शक और जुड़ गए हैं। आपके पास ही आ रहा हूँ मैं उनका सवाल लेकर। बलवीर सिंह हमारे साथ भिवानी से जुड़ चुके हैं। बलवीर जी, स्वागत है, अपना सवाल करें। नमस्कार सर। सर, मेरे को साइनस प्रॉब्लम है और प्लस में सांस की दिक्कत रहती है और नजला एलर्जी है काफी वर्षों से, 15-20 सालों से नजला एलर्जी का पेशेंट हूँ मैं। तो अभी मेरे को कई बार ठंड पड़ती है तो उसमें दिक्कत आती है, मेरी आवाज भी भारी हो गई है और सांस लेने में तकलीफ होती है, नाक रुक जाता है। तो डॉक्टर साहब से मैं सलाह लेना चाहता हूँ कि एलोपैथिक में कोई इलाज संभव हो तो, मतलब इसका मैंने काफी जयपुर इलाज करवाया, गुड़गांव फरीदाबाद भी करवाया, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। तो अभी दिक्कत चल रही है, ये अभी ठंड आएगी तो मुझे परेशानी ज्यादा हो जाती है। देखिए जी, ये आपको एलर्जी की दिक्कतें हैं, इसमें एलर्जी की दिक्कत है, जेनेटिक जो है, आप कहीं ना कहीं प्रेडिस्पोज हैं कि जिसकी वजह से आपके नहीं, फादर और मदर के नहीं थी, जेनेटिक कोड में नहीं थी है। अभी क्या है कि मतलब ये ठंड और सर्द गर्म से होगी, मतलब कभी गर्मी कभी ठंड, इसके जो शरीर का जो सिचुएशन बिगड़ गई। आपके कहीं फैमिली में किसी के दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन? नहीं, फैमिली में किसी को नहीं है सर, मेरे को अकेले को होगी। आज से 15 साल पहले मतलब वातावरण सूट नहीं हुआ और उसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, ये आपके जेनेटिक तो नहीं लगेगा, किसी को घर में किसी को नहीं है, जेनेटिक नहीं है सर। लेकिन इसके लिए यही है, ये बातें हैं कि आप अपनी जो मेडिकेशन हैं, जैसे अब आप कह रहे हैं कि अभी मौसम बदलेगा, मुझे दिक्कत शुरू हो जाएगी, हाँ दिक्कत शुरू हो जाएगी, सबकी शुरू कर दें। लेकिन और जब आपका एक टाइम आता है जब आपको दिक्कतें कम होती हैं, उस टाइम आप अपनी इम्यूनिटी को थोड़ा सा डेवलप करने की हाँ, इम्यूनिटी वीक बताइए। डॉक्टर एलोपैथिक डॉक्टरों से मेरी डिस्कस हुई है दिल्ली में, तो बोले कि मतलब इम्यूनिटी पावर कमजोर है तुम्हारी बॉडी की, और ये एक्सेप्ट कर लेती है किसी भी डिजीज को पहले पकड़ेगी और लोगों से। उसके लिए आपकी जो एलर्जी के लिए आपके खाने पीने और जो एक्सरसाइजेज होते हैं उसमें थोड़ा सा प्राणायाम हो गया और अदर जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं वो थोड़ा सा हेल्प जरूर करती हैं। तो ये चीजें हैं कि हम पहले से ही इसको थोड़ा सा कंट्रोल करें और पहले से इस पे थोड़ा सा ध्यान दें, ताकि इतनी ज्यादा सिचुएशन खराब ना हो कि आपकी आवाज में बदलाव और वो सब बहुत ज्यादा हो जाए। डॉक्टर लवलीन, मैं आपसे यहाँ पर इन्हीं के सवाल में एक क्वेश्चन जोड़ना चाहूँगा कि इम्यूनिटी वीक की, जैसे बलवीर दर्शक जो भिवानी से थे उन्होंने बात कही, इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए बलवीर क्या लें जिस तरीके से वो समस्या उनका समाधान हो जाए और इम्यूनिटी उनकी बढ़ जाए? उसमें जरूरी है आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज बेसिकली, और आपके प्राणायाम हो गया, उसमें बहुत डेफिनेटली हेल्प मिलता है इन सब एक्सरसाइज में, इन चीजों में। दूसरा आपके फ्रूट हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, सैलेड्स हो गई, इन सब चीजों के ऊपर आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें। जिससे आपके जो रोटी है और जो घी है और तेल है उन चीजों का थोड़ा सेवन, मिर्च मसाले हो गए, उन सब चीजों पे थोड़ा सा हमें कम ध्यान देना। जी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर लवलीन मंगला हमारे साथ आप जुड़े इस कार्यक्रम में। डॉक्टर मनीषा मेहंदीरत्ता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए और इस चर्चा में, खास चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपका डॉक्टर में आज हम बात कर रहे थे सांसों से जुड़ी हुई समस्या की, बात कर रहे थे अस्थमा की, बात कर रहे थे हम आपकी जो सांसों से समस्याएं होती हैं, परेशानियां होती हैं उसकी। अब आप सतर्क रहें क्योंकि मौसम बदल रहा है, साथ ही वातावरण में धूल के कण भी हैं। प्रॉपर तरीके से डायग्नोज करें। इम्यूनिटी को अगर बात की जाए तो वो बूस्टअप करके रखें, जिससे कि सांसों की समस्याओं से आपको निदान मिल सके। फिलहाल मेरे साथ आपका डॉक्टर में इतना ही। नमस्कार।